केंद्र की सत्ता में एनडीए ने लगाई जीत की हैट्रिक। देश ने दिया मोदी 3.0 का जनादेश। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। नतीजों के बाद आज मोदी कैबिनेट की पहली मीटिंग। कई बड़े फैसले ले सकती है सरकार। चुनाव नतीजों पर बैठक में हो सकती है चर्चा। सरकार के गठन को लेकर एनडीए की बैठक आज। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को पीएम ने दिल्ली बुलाया। सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आज इंडिया गठबंधन की बैठक। दिल्ली में आज शाम इंडिया गठबंधन की बैठक। सरकार गठन के लिए बैठक में होगा मंथन। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत। देवभूमि में दिखा पीएम मोदी और सीएम धामी का जलवा। उत्तराखंड में बीजेपी ने रचा इतिहास। यूपी में बीजेपी को विपक्ष का झटका। समाजवादी पार्टी ने बनी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी को 33 तो सपा को 37 और कांग्रेस को 7 सीटें। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे जनादेश 2024 पर। चर्चा करेंगे जहां पर उत्तराखंड में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने मारी है बाजी। तो सभी 5 सीटों पर बीजेपी को मिली है प्रचंड जीत। धामी सरकार चुनाव परीक्षा में हुए पास। उत्तराखंड में बीजेपी ने किया है क्लीन स्वीप। उत्तराखंड से खबर बता देते हैं जहां पर बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर मारी है बाजी। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है और बीजेपी की प्रचंड जीत उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। धामी सरकार चुनाव परीक्षा में पास हो गई है। एक बार फिर से नतीजे दोहराते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर धामी सरकार पास होती नजर आ रही है। सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने मारी है बाजी। सभी 5 सीटों पर बीजेपी की हुई है प्रचंड जीत। तो धामी सरकार चुनाव परीक्षा में पास होती नजर आ रही है जहां पर बीते दिन जो रिजल्ट्स हैं उनकी घोषणा की गई थी और बीजेपी ने उत्तराखंड में एक बार फिर से क्लीन स्वीप कर दिया है। सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और आपको बता दें कि विपक्ष का खाता भी नहीं खुल सका। तो बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं और साथ ही यूकेडी से प्रवक्ता पीसी थपरियाल जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले देखा जाए तो चर्चा ये करेंगे और रुक करेंगे कुंवर जपेंद्र सिंह जी का। देखा जाए तो कल बीजेपी ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप कर दिया है। सभी 5 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आई हैं। कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता और वोटरों का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है और प्रथम राज्य से बहुत ही एक सशक्त संदेश गया है। 5 सीटों पर पुनः भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। पहले सेकेंड टर्म में सरकार का चयन उत्तराखंड की जनता ने करा, फिर सांसदों को, बीजेपी के सांसदों को, प्रत्याशियों का चुनाव उत्तराखंड की जनता और वोटरों ने किया। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा संदेश है देश के लिए भी और उत्तराखंड के लिए ये आने वाले समय में एक बहुत अच्छा संकेत है। जिस तरह से उत्तराखंड में जो निर्णय हुए हैं और उन निर्णयों के आधार पर उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को स्वीकार करा है, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ यूकेडी से पीसी थपरियाल जी भी जुड़े हुए हैं। थपरियाल जी, देखा जाए तो जिस तरीके से कल उत्तराखंड में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिली है और खाता तक नहीं खुला है, तो इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कमजोर पड़ा उत्तराखंड में? ये जब कभी भी कोई चुनाव होता है तो उसमें ये अध्ययन किया जाता है कि कहाँ पे कमी रह गई और क्या कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लगातार तीसरी बार यहाँ पे जीतती आ रही है।
जबकि उत्तराखंड के जो बेसिक मुद्दे हैं वो मुद्दे भी जनता को हिला नहीं पाए और उनका पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर रहा। लेकिन सेम टाइम हमने एक चीज और देखी कि जब कभी हम देखते हैं कि जिस तरह से टिहरी संसदीय क्षेत्र का जब हमने समीकरण देखी तो वहां पे जिस तरह से पूरे पर्वतीय क्षेत्र में एक लड़का जो गरीब बेरोजगार संगठन का जो नेता बॉबी पवार मतलब ज्यादा मत लेके आता है। देखिए इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो पर्वतीय क्षेत्र में चाहे यमुनोत्री रही हो, पुरोला क्षेत्र हो, चक्रोता क्षेत्र हो और चाहे उत्तरकाशी जिले में किस तरह से टिहरी में धनौल्टी में उस लड़के ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पीछे कर दिया। और जब देहरादून में आए तो देहरादून में ज्यादा वोट इन परंपरागत जो दल हैं इन दलों को मिला। लेकिन निश्चित तौर से उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी जनता है, वो जानती है कि अगर हमने विपक्ष को अगर लेके आ गए तो उतना यूजफुल नहीं रहेगा। भले देखो जैसे भी है इस समय अगर हम सोचते कि गणेश गोदियाल जीत जाता पौड़ी से तो क्या हम उन चीजों का जो हमारी समस्याएं हैं उनका हल निकाल पाते? आज सो नहीं पाएगा बलूनी, बिकॉज अनिल बलूनी ने जो कमिटमेंट किए हैं उस दबाव के कारण, जो दबाव विपक्ष ने, नहीं तो एक तरफा चुनाव होने जा रहा था उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड का चुनाव को एक तरफा न हो देना ही हमारी सफलता है। विपक्ष जो कोई भी विपक्ष में रहे, और निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ग्रांटेड ले रही थी उत्तराखंड के लोगों को कि साहब इन्होंने, क्योंकि इनका जो प्रचार तंत्र है, इनके प्रचार तंत्र ने जनता के मुद्दों से ज्यादा विपक्ष को बदनाम करने में खर्च कर रखा है, ताकत लगा रखी है। आज बच्चा जो यूथ है उत्तराखंड का को कांग्रेस के नाम पे घृणा करता है। अभी इसको कैसे हम मिटाएं, क्या है हमारे पास? और दूसरी ओर भारतीय सब कोई जानता है कि अगर उत्तराखंड में जब विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहा था तो उस दल के साथ लड़ रहा था कि 1 रुपया वाला गरीब 100 रुपए वाले अमीर के साथ लड़ रहा है। यानी जो रेशियो है धन बल का, भारतीय जनता पार्टी अकूत संपदा की मालिक है। उसने जो पैसा यहाँ पे झोंका, उसने, आपने देखा होगा कि पौड़ी में आराम से सतपुली पहाड़ के अंदर 6 करोड़ की शराब पहुंच गई। कहां से पहुंची? तो सारा तंत्र जब उनके साथ था और उसके बावजूद भी बॉबी पवार ने लोगों की नींद उड़ा दी कि किस तरह से पहाड़ को, अगर मैं बोलता हूं गणेश गोदियाल भी अगर निर्दलीय रूप में लड़ता तो हो सकता था कि बलूनी को बहुत पसीने छूट जाते जीतने के लिए, क्योंकि विपक्ष बदनाम किया हो। इसलिए हम लोगों का तो किसी भी तरह से हम तो 1 रुपए वाले भी नहीं है, हम तो 1 पैसे वाले लोग हैं। और 1 पैसा वाला लोग 100 रुपए वाले धरना सेठ से लड़ने के लिए एक नई क्रांति का जन्म देना पड़ेगा। लेकिन पीसी थपलियाल जी, देखा जाए तो जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि भाजपा ने विपक्ष को बदनाम करने का कार्य किया है, हालांकि देखा जाए तो चुनाव में आरोप प्रत्यारोप, चुनाव ही नहीं बल्कि नॉर्मल सी कोई सी भी बात होती है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। अगर ऐसा लगता है कि भाजपा ने विपक्ष को बदनाम करने का कार्य किया है तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की जा सकती थी। इसके अलावा खुद कांग्रेस अपनी छवि को, कांग्रेस या फिर जो अन्य दल है विपक्ष में, उनको अपनी छवि को सुधारने का काम करना चाहिए। लगातार सोशल मीडिया पर भी कैंपेनिंग की जा रही थी। देखिए मैडम, जिस तरह से भारतीय जनता, देखो हम बूढ़े हो गए चुनाव देखते देखते, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र काम करता है वैसे पहले राष्ट्रीय दल नहीं करते थे। वो जनता के मुद्दों पर डिस्कस करते। अगर हमने अग्निवीर की बात की कि अग्निवीर को क्यों लाया गया है, क्यों हमें इस तरह से जो हमारा परंपरागत प्रोफेशन था फौज, उससे हमें वंचित क्यों किया गया, तो किसी भी नेता ने इसका जवाब ही नहीं दिया। अगर हम बोलते हैं कि अंकिता भंडारी केस में भाई एक वीआईपी जो कॉज था उसकी डेथ का, उस वीआईपी का नाम उसकी मां चिल्ला चिल्ला के रो रो के बता रही है, तुम उसके बारे में चुप हो।
यानी जनता का जो साइकोलॉजिकल स्थिति, इन्होंने एक बहुत बड़ा तंत्र इनके पीछे था। आई सल्यूट उत्तर प्रदेश कि उत्तर प्रदेश ने आज देश को बचा दिया है, नहीं तो देश ऐसी मोड़ पे खड़ा हो गया था कि सारे प्रबुद्ध जनता, पूरे देश के वो लोग जो देश के बारे में चिंता करते हैं, वो उनकी नींद रातों की हराम हो गई थी कि अगर 24 का चुनाव भी इन्हीं दो के हाथ में जाएगा, आज बच गया देश। आज निश्चित रूप से हम तमाम लोग बहुत खुश हैं कि आज देश उस हालत से बच गया जिस हालत में ले जाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। और उससे आज, क्योंकि राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होता है सामूहिक फैसले, लोकतंत्र में का एक गहना है सामूहिक फैसले। तुम एक आदमी, तुमने पार्टी को दरकिनार कर दिया। आप सभी देख रहे हैं, आप लोग इस चीज से कैसे सह सकते हैं? आप एक व्यक्ति इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़े जो जन संगठन उनके पास है, आरएसएस को दरकिनार करके और कह रहा हो मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। आज मोदी की गारंटी दरकिनार कर दी उत्तर प्रदेश। तो जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो हमें बहुत सुकून दे रहे हैं। हमें वो देखिए, आप उत्तर चिंता भी प्रदेश नहीं। की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आप उड़ीसा देखें तो वहां पर कितने सालों बाद बीजेपी ने खाता खोला है और लगातार जो वहां पर सत्ता में पार्टी थी 25 सालों से मेरे ख्याल से लगातार वहां पर उसने सत्ता पर काबिज थी वो, और उसको पछाड़ा है, यहाँ तक कि उसको एक ही सीट मिल पाई है सिर्फ। तो एक ये भी तो कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक ये भी शानदार इसमें बात है। जवाब देना चाहेंगे, हम इसमें जवाब देना चाहेंगे। बिल्कुल धोखा बिल्कुल। दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक साथी को, देखो उसी बिजू जनता दल को जी। अपना साथी माना था इस भारतीय जनता पार्टी। हालांकि और इसका उसी जवाब की देने के चीज लिए में- थपलियाल जी, कुंवर जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कुछ, उनको भी सुन लेते हैं। थपलियाल जी का आलोचना का जो ढंग है, ये जी। सिर्फ आलोचना, विरोध के लिए आलोचना करते हैं और बहुत खतरनाक ढंग है। देश का मस्तक हिमाचल है, उत्तराखंड है, यहाँ क्लीन स्वीप यहाँ की जनता ने, और यहाँ की जनता को राष्ट्रवादी जनता के तौर पर पूरे देश में पहचान मिली। दिल्ली के अंदर हम क्लीन स्वीप करके आए हैं, गुजरात के अंदर करके आए हैं, अन्य राज्यों में अच्छा प्रदर्शन रहा है। चुनाव होता है, ये लोकतंत्र का महापर्व है, और इस लोकतंत्र के महापर्व में विजेता विजेता होता है, हारने वाला होता है। और जीतने वाले के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के ऊपर भरोसा किया गया है, और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और देश के अंदर फिर एक जो अपने किए हुए वायदे हैं उन्हें बढ़ाने का काम आगे करेंगे। अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो जितना आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का अकेले है, उतना आंकड़ा तो पूरा इंडी गठबंधन का नहीं है। और जिस विपक्ष की, जिस कांग्रेस की जिन बातों को यहाँ थपलियाल जी कर रहे हैं, वो तो 100 के आंकड़े पे, 125 साल पुरानी पार्टी 100 के आंकड़े पे छू आके खत्म हो गई। और जो पार्टी जिसके 2 सांसद हुआ करते थे आज जिस गिनती पे खड़ी है, तो क्या ये संकेत नहीं है? क्या ये भारत की जनता का जनादेश नहीं है? क्या ये भारत की जनता का निर्णय नहीं है कि देश में किस तरह की राजनीति होनी चाहिए? ठीक है, हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कल तक आप ईटीएम का रोना रोते थे, लेकिन आज नहीं रोएंगे। क्यों? क्योंकि अब आंकड़े बहुत मन मुताबिक आ गए। आपको लगा कि नहीं, ये देश की जनता ने लोकतंत्र बचा दिया। देश की जनता ने लोकतंत्र नहीं बचाया, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाया है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान किया है। और आप लोग हमेशा भारत का और भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, चुनावी प्रक्रिया का मुखौल उड़ाते रहे पूरे दुनिया भर में, भारत को एक मुखौल की तरह लेते रहे। तो ये आप लोगों को विचार करना चाहिए, और देश की जनता ये समझ चुकी है कि इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण है। और हम जो 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे और विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ जो हमारे कदम बढ़ रहे हैं, वो देश ने स्वीकार किया है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है।
लेकिन कुंवर जपेंद्र सिंह जी, देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं 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 पर देखे तो काफी ज्यादा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने भी कड़ा मुकाबला किया है वो भी बहुत सराहनीय है। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, देखा जाए तो जिस तरीके से कल की अगर बात की जाए, जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं और फिलहाल हम उत्तराखंड पर चर्चा कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में जैसे कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दी है, 5 सीटें इस बार भी बीजेपी के खाते में आई हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि जो विपक्ष के क्या जो मुद्दे थे वो कमजोर थे, या फिर जो लड़ाई है वो ठीक हुई है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज होने पर एक बार फिर से आगे बढ़ी है? देखिए, उत्तराखंड का जो नेचर है, जी क्योंकि ये सैन्य बहुल प्रदेश रहा है और आज भी यहाँ पर भारतीय सेना के एक रेजिमेंट और एक राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल के दोनों के भर्ती सेंटर हैं, दोनों के रेजिमेंटल सेंटर यहाँ पर। और क्योंकि उत्तराखंड का एक इतिहास रहा है कि ये राष्ट्रीय विचारधारा से ज्यादा प्रेरित राज्य रहा है। उत्तराखंड के लोग सहज लोग, भले ये राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना है, लेकिन इस राज्य की एक खूबसूरती है कि यहाँ के लोग बड़े सहज लोग। उत्तराखंड के नागरिक उत्तर प्रदेश के नागरिकों की भांति राजनीति में उतने चातुर्य उनके भीतर नहीं है, उनके भीतर बड़ी सहजता है, उनके भीतर त्याग और समर्पण का भाव ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी जो तैयारियां की थी, और खासकर उत्तराखंड के भीतर जो नरेंद्र मोदी को लेकर के एक उनकी जो छवि को लेकर के राज्य के नागरिकों का जो लगाव है, उसका ये परिणाम देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम उत्तराखंड के मुद्दों की बात करें तो कई ऐसी सारी चीजें थी जिनको लेकर के उत्तराखंड में हमेशा चर्चाएं हुआ करती थी कि राज्य बनने के बाद राज्य की स्थितियों को लेकर के, जिनमें सड़क का विषय एक बड़ा था, बद्री केदार चारधाम यात्रा को लेकर के एक बड़ा विषय हुआ करता था, तो ये पर्यटन को लेकर के एक बड़ा विषय हुआ करता था। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिसकी दिशा में राज्य आगे बढ़ा है। और बीजेपी के आने के बाद ऑल वेदर रोड, बद्रीनाथ रीडेवलपमेंट, केदारनाथ रीडेवलपमेंट, मानसखंड कॉरिडोर, आपका कुमाऊं में जो कैलाश मानसरोवर को लेकर के, और बहुत सारी तमाम पर्यटन को लेकर के जो तमाम बड़ी योजनाएं, तो उसका कहीं ना कहीं एक लाभ यहाँ पर देखने को मिला है। दूसरी बात रही कांग्रेस की। कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी इस बार भी इलेक्शन में देखने को मिली कि वो अपनी पूरी तैयारी के साथ नहीं आई। हालांकि कांग्रेस के हाथ में ऐसा नहीं था कि मुद्दे रहे हों, मुद्दे नहीं रहे हों, कांग्रेस के पास काफी मुद्दे थे, खासकर पौड़ी लोकसभा सीट पर, जहां अंकिता भंडारी एक लड़की का मर्डर हो गया था और उसमें कई राजनीतिक दलों का नाम निकल करके उभर के आ रहा था। तो ऐसे में वो एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन कांग्रेस के सामने और विपक्ष के सामने एक बड़ी विडंबना यह भी है कि वो अपने मुद्दों को लेकर के टिकाऊ नहीं है। वो अपने मुद्दों को लेकर के उतनी ज्यादा ऊर्जा के साथ उन मुद्दों को बहुत दूर तक नहीं ले जा पाती। ये खामियाजा हम उत्तराखंड में अक्सर देखने को मिलता है हमें, कि वो बहुत ज्यादा समय तक मुद्दों को लेकर के प्रभावी नहीं रह पाती, उसकी ऊर्जा उतनी प्रभावी रूप से नहीं दिखाई देती। अभी जैसे थपलियाल जी ने कहा, बहुत सारे विषय पर मैं थपलियाल जी से सहमत भी, क्योंकि ये उत्तराखंड का नेचर है, उत्तराखंड की चीजें इसमें रही जो उन्होंने बात कही। लेकिन क्योंकि भारत का उत्तराखंड का जो स्वभाव है, राष्ट्रवादी जो स्वभाव है, ये उसका भी परिणाम है कि यहाँ कभी लोकल पार्टीज नहीं निकल के आई, या तो कांग्रेस निकली या फिर भाजपा निकली। 2009 में 5 सीटें कांग्रेस के पास थी, 2014 में भाजपा के पास आई, 2019 में भाजपा के पास आई और फिर भाजपा के पास आई। तो कांग्रेस ने अब कभी इन चीजों का, या विपक्ष ने कभी इन चीजों का मंथन नहीं किया, बल्कि यहाँ विपक्ष में न कहकर के हम सीधे सीधे कांग्रेस कहें, क्योंकि अन्य पार्टी तो कभी यहाँ पर उस तरह से उभर करके नहीं आई। ठीक है, तो कांग्रेस को अगर अन्य मुद्दों को लेकर के अगर लगातार वो मंथन करती, विषयों को लेकर के लगातार जनता से जुड़ाव रखती, क्योंकि देखिए 2022 का जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ तो एक बड़ा माहौल पूरे प्रदेश में था कि भाई कांग्रेस आ रही है, भाजपा को लेकर के भाजपा जा रही है, और कहीं ना कहीं भाजपाइयों ने भी ये मान लिया था कि इस बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, लेकिन ये मोदी की छवि का ही, ये मोदी का ही इम्पैक्ट था कि उत्तराखंड में भाजपा उस विपरीत परिस्थिति में भी दोबारा उभर करके आई। जब आपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, त्रिवेंद्र रावत चले गए, तीरथ रावत चले गए, फिर पुष्कर धामी आए, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर यहाँ पर कमान संभाली मोदी ने, और फिर वही उस मुद्दे, क्योंकि स्थानीय मुद्दों से ज्यादा उनके मुद्दे, मोदी के कार्य यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे थे। वो माणा गांव जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, वो बद्रीनाथ आते हैं, वो केदारनाथ आते हैं, वो तमाम
हर बार इन विषयों को लेकर के उत्तराखंड के लोगों की बात करते हैं, लोकल भाषा में कनेक्ट करते हैं। तो एक लगाव, जो मैंने आपसे कहा ना कि उत्तराखंड के लोगों का जो जी। सहज स्वभाव है, वो मोदी के साथ कनेक्ट होते गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार अपने उसमें कहा कि अपनी जीवन यात्रा में वो कई समय केदारनाथ में रहे हैं, उखीमठ में रहे हैं, उधर गुप्त काशी की तरफ रहे हैं। तो लोग कनेक्ट करते हैं आपस में कि ये इस व्यक्ति ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय यहाँ बिताया है। तो वो तमाम सारी चीजें थी। आज कांग्रेस के साथ एक बड़ी समस्या ये रही कि कांग्रेस की न्याय यात्रा निकली, उत्तराखंड नहीं आई। दो यात्राएं निकली, लेकिन उत्तराखंड नहीं है। बिल्कुल। अंकिता हत्याकांड हुआ, राहुल गांधी कांग्रेस की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, लेकिन वो उत्तराखंड नहीं आए। अगर और इस समय के चुनाव में भी अगर हम पूरे उसमें देखें, परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी, तो कांग्रेस ने छोटे राज्यों पर फोकस नहीं किया। यही कारण है कि हिमाचल जिसकी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सीटें पूरी बीजेपी जीत के आई। उत्तराखंड में सारी सीटें बीजेपी के पास गई, मध्य प्रदेश में सारी सीटें बीजेपी के पास गई, गुजरात में सारी सीटें बीजेपी के पास बिल्कुल। गई। और साथ ही देखिए कुलदीप जी, देखने वाली बात तो ये भी है ना, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार उत्तराखंड में हारती आई है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भी लग रहा है कि उत्तराखंड उसके लिए महत्वपूर्ण राज्य नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जाए तो पिछले अगर चुनावों को उठाकर देखें, लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है, 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती रही हैं, उसके बावजूद कांग्रेस ने कुछ सुधार का कार्य नहीं किया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछड़ी हुई दिखी है। यहाँ पर 2024 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बैठक में कई बड़े फैसले ले सकती है मोदी सरकार। तो दिल्ली में पीएम मोदी ने बुलाई है कैबिनेट की बैठक, चुनाव नतीजों पर भी बैठक में हो सकती है चर्चा। दिल्ली में पीएम मोदी ने बुलाई है कैबिनेट की बैठक। नतीजों के बाद आज पहली बार मोदी कैबिनेट की होगी पहली बैठक। बैठक में कई बड़े फैसले ले सकती है मोदी सरकार। चुनाव नतीजों पर भी बैठक में हो सकती है चर्चा। दिल्ली में पीएम मोदी ने बुलाई है कैबिनेट बैठक। नतीजों के बाद आज मोदी कैबिनेट की होगी पहली बैठक। बैठक में कई बड़े फैसले ले सकती है मोदी सरकार। चुनाव नतीजों पर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में पीएम मोदी ने बुलाई है कैबिनेट बैठक, जहां पर चर्चा की जाएगी नतीजों के बाद। मोदी कैबिनेट की आज पहली बैठक होनी है। बैठक में कई बड़े फैसले भी मोदी सरकार ले सकती है। चुनाव नतीजों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। और दिल्ली में पीएम मोदी ने बुलाई है कैबिनेट बैठक। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली में पीएम मोदी ने अहम कैबिनेट बैठक बुलाई है। नतीजों के बाद आज मोदी सरकार की पहली बैठक होगी। बैठक में कई बड़े फैसले भी मोदी सरकार ले सकती है। वहीं चुनाव के नतीजों पर भी बैठक में हो सकती है चर्चा। दिल्ली में पीएम मोदी ने बुलाई है कैबिनेट की बैठक। नतीजों के बाद आज मोदी कैबिनेट की होगी पहली बैठक। बैठक में कई बड़े फैसले भी ले सकती है मोदी सरकार। और एक और खबर आपको बताते हैं, जहां पर सरकार गठन को लेकर एनडीए की बैठक होनी है आज। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री ने दिल्ली बुलाया। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री ने दिल्ली बुलाया। मोदी 3.0 सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी। तो आज एनडीए की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, यानी कि आज एनडीए की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय होगी। सरकार गठन को लेकर एनडीए की आज एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री ने दिल्ली बुलाया है। मोदी 3.0 सरकार बनाने का दावा पेश करने की है तैयारी। तो आज एनडीए की बैठक के बाद तय होगी आगे की रणनीति। बड़ी खबर, जहां पर सरकार गठन को लेकर एनडीए की आज अहम बैठक होनी है। और
लगातार हमारे साथ चर्चाओं के लिए बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता, यूकेडी नेता और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। उन सभी का एक बार फिर से रुख करेंगे और इस बार कुंवर जपेंद्र सिंह जी आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो इस बार भी अंतराल जो है फिलहाल जीत हार का वो काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो इंडिया गठबंधन जो कि काफी कड़ी टक्कर बीजेपी को देता दिखा है, जहां पर 400 पार का नारा तो लगातार बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा था, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो 300 पार भी नहीं कर पाई है बीजेपी। पार्टी का जितना बहुमत है उतना पूरा इंडी गठबंधन का भी नहीं, और इंडी गठबंधन का महत्वपूर्ण दल कांग्रेस आज कहां स्टैंड कर रहा है, 100 के पास आके रुक गया। तो ऐसे में जब एनडीए का पहले ही घोषणा पत्र आ गया, एनडीए के घोषणा पत्र को जनता ने स्वीकार करा, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए पूर्ण बहुमत के दल के रूप में निकलकर सामने आया है, तो ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं की खूबसूरती है, ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। और रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष को ये विचार करना चाहिए कि विपक्ष ने जो भ्रामक प्रचार करे हैं, जो विपक्ष ने जिस तरह से देश की मान मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ करा है, चुनाव आयोग के ऊपर निराधार आरोप लगाने का काम करा है, तो निश्चित तौर पर उसकी वजह से देश की जनता में कहीं ना कहीं तो गुस्सा है, और देश की जनता ने उस गुस्से को निकाला है और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत के रूप में सामने लाकर ये बिल्कुल साफ संकेत दे दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी देश की जनता भरोसा करती है और देश की बागडोर उन्हें पुनः सौंपने जा रही है। ठीक है, लेकिन एनडीए सरकार को देखिए बहुमत तो मिला है एनडीए गठबंधन को, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात तो ये भी है ना, जिस तरीके से कल नतीजे सामने आए। हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में खुद बीजेपी की सरकार है, हरियाणा की बात करें, रुझान जिस तरीके से आना शुरू हुए थे तो फिलहाल तो लग रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने दावा किया था वो जीत सकती है, लेकिन फिर उसके बाद देखिए तो जिस राज्य में खुद बीजेपी की सरकार है वहां पर बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दी। तो क्या मुद्दों की कमी रही है या फिर वहां पर मोदी मैजिक जो है वो कम हो गया है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी। मोदी मैजिक कहीं कम नहीं हुआ है, और मोदी मैजिक पूरी तरह से पूरे देश में नजर आया है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर कहीं कैंडिडेट्स के स्तर से या कहीं चुनावी प्रक्रिया और चुनावी प्रचार प्रसार और लोगों से कनेक्ट करने की दृष्टि से निश्चित तौर पर कहीं कहीं कमी रह गई होगी, कमियां रह जाती हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी और राज्य की सरकारें निश्चित तौर पर उस कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी और अपनी कमियों में सुधार करेंगी और अगली बार बेहतर प्रदर्शन के साथ फिर मैदान में नजर आएंगे। बिल्कुल, फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अगली बार कैसा प्रदर्शन होता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इस बार विपक्ष को भी बढ़त मिली है, कड़ी टक्कर जो है वो इस बार देखने को मिली। एक बार फिर से थपलियाल जी का रुख करेंगे। थपलियाल जी, देखा जाए तो फिलहाल अगर कल के नतीजों की बात की जाए, जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, इस बार जो जनता थी वो काफ़ी साइलेंट थी, क्योंकि अहम मुद्दों या फिर उनसे जब चर्चाएं की जा रही थी तो वो ज़्यादा चर्चाओं में शामिल होती नहीं दिखी। और फिर जब नतीजे सामने आए, पहले हमें ऐसा लग रहा था कि जो गठबंधन है, जो विपक्ष है, वो कहीं ना कहीं जो है पिछड़ता दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है कि आखिर वो मैदान में कितनी देर टिका रहेगा, कि ये भी बड़ा सवाल था। लेकिन जिस तरीके से नतीजे सामने आए, इंडिया गठबंधन ने भी काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस दिया है और कड़ी टक्कर दी है बीजेपी को, तो देखा जाए तो आने वाले समय में ये एक और बड़ी चीज़ बन सकती है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं सीधी टक्कर जो है वो भी बीजेपी को मिलेगी। देखिए, बीजेपी की जो चुनौती है इन दो लोगों के आगे, जिनके कारण पूरा देश परेशान है, वो आज है। आज देखिए आप कि जो सबसे भगवान ने जो इस देश का भला किया है, आज ऑक्सीजन जो है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हाथ में। कोई डिनाई नहीं कर सकता बिल्कुल सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, और दोनों पॉलिटिकली हाईली मैच्योर्ड है। जो जिस चंद्रबाबू नायडू को तुमने भ्रष्टाचार के तहत अंदर किया और अंदर के बाद उसको अपने गिरोह में शामिल किया, अब उसकी बारी है कि वो किस तरह से निर्णय आज लेता है। उसने अपना निर्णय फैसला अभी तक दिया नहीं,
नीतीश कुमार को किस तरह से, जिस नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को मतलब गठन किया है, जिसकी जी। ब्रेन की उपज इंडिया गठबंधन थी, वो किस तरह, और दोनों जो है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू उस विचारधारा से है जो देश की समरसता के लिए, देश के जो एक घृणा नफरत की दीवार है, उस दीवार को तोड़ने में जो उसका विचार सबसे प्रमुख है, जिसने कि मुसलमान को आरक्षण दिया है। देखिए आप, आज उस व्यक्ति के चरणों में और उस व्यक्ति के बूते ये व्यक्ति तीसरी बार बनने का ख्वाब देख रहा है। ख्वाब तुम्हारा वो कहां गया? तुम्हारा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अगर सिंसियर ईमानदार व्यक्ति है इस धरती पे, वो ये बताया कि तुमने कभी हमेशा आलोचना की है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, और टीडीपी ने डिक्लेयर कर रखा है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और आज उसके कारण तुम्हारी सरकार बनेगी कैसे? बिल्कुल। थपलियाल जी हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे और उनसे भी जो है उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। कुलदीप राणा जी, देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, 7 चरणों में मतदान किया गया है अलग अलग राज्यों में, और इस दौरान हमारे कई सहयोगी ग्राउंड पर भी रहे हैं, उन्होंने लोगों से बातचीत की है। तो इस दौरान एक बात जो है वो सामने ये आई कि कहीं कहीं सीटों पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने कार्य कुछ नहीं किया है, या फिर वो जनता के बीच खुद नहीं पहुंचे, इतना जनता के साथ तालमेल नहीं बैठाया, लेकिन वो जो है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका खुद का ये कहना था कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और अगर मोदी जी उनके साथ है तो वो जीत जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल आपने बात सही कही है कि क्योंकि 2014 के बाद से ये देखने को मिला है कि जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे राज्यों के चुनाव हुए हो या चाहे केंद्र का लोकसभा का चुनाव हुआ हो, वो मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गए। दूसरी बात यह है कि इस समय के चुनाव में जो एक चीज देखने को मिली, हम लोगों ने 2004 का चुनाव भी देखा था और आज हमने 2024 का चुनाव भी देखा है। तब इंडिया साइनिंग साइनिंग इंडिया का एक बड़ा नारा था और उस पूरी भाजपा एनडीए उसी नारे के तहत उसके दब गई और पिछड़ करके रह गई। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता उस दौर में थे। आज फिर एक बार और इस चुनाव में जो देखने को मिला वो बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस और कांग्रेस का अंडर कॉन्फिडेंस। जी। बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो आपने कहा कि कई कैंडिडेट्स को लेकर के जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसमें पूरे देश में बल्कि उत्तराखंड में भी हम सब लोग ये सोच रहे थे कि और ये चर्चाएं ज्यादा थी कि उत्तराखंड में भी कैंडिडेट्स बदले जाएं। जैसे टिहरी की कैंडिडेट्स है हमारा राज्य लक्ष्मी, उनको लेकर के जनता में बहुत उत्साह नहीं है, लेकिन जो वोट पड़े हैं वो मोदी के नाम पे पड़े हैं। ठीक है ना। अल्मोड़ा की स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हरिद्वार पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा, नैनीताल तमाम सीटें बनिस्पत इसके कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, बल्कि इससे पहले उत्तर प्रदेश से पहले देखिए आप गुजरात में क्या हुआ, भाजपा अपने उस पर रही। वहीं आपके हम मध्य प्रदेश जाते हैं, भाजपा अपने उस पर कायम रही, हिमाचल में, दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं जो जिन सीटों पर ये चीजें निकल करके आ रही थी और खासकर उत्तर प्रदेश में ये चीजें बड़ी निकल के आ रही थी, क्योंकि भाजपा को जो नुकसान हुआ है वो 3 बड़े राज्यों से हुआ है, जिसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यहां अगर कमोबेश अगर चुनाव प्रबंधन में थोड़ा सा ध्यान दिया जाता तो चीजें कुछ और स्थितियां कुछ और बदले भी होती, लेकिन इसका नुकसान यहां देखने को मिला। इसके उलट कांग्रेस ने छोटे राज्यों पर फोकस नहीं किया, उसने बड़े राज्यों पर फोकस किया, और ये हुआ कि उसका खामियाजा ये हुआ कि छोटे राज्यों में भाजपा क्लीन स्वीप करके लेकर के चली गई और बड़े राज्यों में बहुत ज्यादा उसकी स्थिति साफ नहीं हो पाई। ठीक है ना। तो ये एक बड़ा कारण रहा कि भाजपा इस समय जिस स्थिति में पहुंची है, और अभी जो जिन सहयोगी दलों को लेकर के बात हो रही थी कि इन सहयोगी दलों के इस पर निकल करके आया है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों कभी भी भाजपा को लंगड़ी दे सकते हैं। जाहिर तौर पर मोदी भले ही तीसरे टर्म में आ गए हों, वो तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के लगातार दूसरे प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू का और जो बिहार के नीतीश बाबू का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है, ये कभी भी चीजों को लेकर के बदल सकते हैं। और जो स्थिति इस समय भाजपा की है, भले भाजपा इस समय सबसे बड़ा दल के रूप में उभर करके आई है,
जी। लेकिन चीजें कंट्रोल जो लगाम है वो इन दोनों दलों के हाथ में ज्यादा जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने इस देश में कोलिशन गवर्नमेंट का दौर भी देखा है, हमने एनडीए का दौर भी देखा, हमने यूपीए का दौर भी देखा, ठीक है ना। तो कोलिशन गवर्नमेंट में किस तरह से दबाव की राजनीति होती है वो दौर भी देखा है। तो कहीं ना कहीं, और मोदी दबाव की राजनीति के लिए बने नहीं है, क्योंकि अगर हम मोदी जी का कैरेक्टर देखें पूरा 2001 से लेकर के और 2024 तक का, तो उन्होंने निर्बाध निर्द्वंद राज किया है। गुजरात में वो निर्बाध रहे, निर्द्वंद रहे, कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं थी। उसके बाद जब 2014 में केंद्र का चुनाव लड़ा, निर्बाध आए, निर्द्वंद आए। 2019 में भी ये कमोबेश यही स्थिति थी। यहाँ एक अजीब सी बात ये देखने को मिली, और ये भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, चुनाव प्रक्रिया में एक बड़ा शोध का विषय है कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो देश के राष्ट्र के जिन मुद्दों के लिए जिसका गठन होता है, जब वो उन मुद्दों को लेकर, उन मुद्दों को पूरा करते हुए आगे बढ़ती है। देखिए 2019 में भाजपा ने जो देश से वादे करते थे, जिन चीजों को लेकर के उसने अपने गठन के बाद से, चाहे जनसंघ हो या फिर भाजपा हो, जिन चीजों को लेकर के उसने कहा कि ये मुद्दे होने चाहिए, 370 का मुद्दा, राम मंदिर का विषय, उसने सारे सॉल्व किए। भारत की विदेश नीति आज दीनदयाल उपाध्याय की विदेश नीति के आधार पर चीजें उस हिसाब से बदली हुई हैं। भारत की सीमाओं की जहां तक सुरक्षा की बात करें, सीमाओं का जो एक गड़बड़ी थी, चाहे बंगाल के साथ रहा हो, म्यांमार के साथ रहा हो, उन चीजों में बदलाव आया है, ठीक है ना। आज भारत जो बीजेपी जो अखंड भारत में जिसमें पीओके को लेकर के बात करती है, वो उनके तमाम मुद्दे थे। बावजूद इसके जो डेवलपमेंट के कार्य हुए, जिसमें सड़कों को लेकर के जो भारत में जाल बिछा, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज के माध्यम से की थी। आज गडकरी ने जिस तरह से चीजों को बढ़ाया, तो इन तमाम सारी चीजों के होने के बावजूद भी, विकास कार्य होने के बावजूद भी, अर्थव्यवस्था में सुधार होने के बावजूद भी, अगर कहीं ना कहीं भाजपा जैसा दल भी चुनाव हार सकता है, तो ये एक बड़ा शोध का विषय भी है, हमारे लिए भी है, राजनीतिक दलों के लिए भी है, कि वो कौन सी चीजें हैं जो जनता को सीधे प्रभावित करती है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय लेवल के जो मुद्दे उठाए गए हैं, कहीं ना कहीं अगर हम धरातल की स्थिति की बात करें तो वहाँ पर कुछ नहीं बल्कि बहुत सी जगहों पर बीजेपी कमजोर दिखी। खुद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल की है, और लगातार खुद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कई बार दौरे पर रहे हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी लगातार दौरा किया है और प्रचार प्रसार किया है, उसके बावजूद बीजेपी पीछे रह गई है। तो ये कहीं ना कहीं विश्लेषक करने का समय है, और खुद बीजेपी को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में होने के बावजूद कैसे पिछड़ गई। और इसी पर हम कुंवर जपेंद्र सिंह जी का भी रुख करेंगे। जपेंद्र सिंह जी, देखा जाए तो जैसे कि आज एनडीए गठबंधन की एक बैठक होनी है, जिसमें मुख्य तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बुलाया गया है। और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल एनडीए गठबंधन को बहुमत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, और अभी फिलहाल अगर मान लीजिए बहुमत मिल भी जाता है, समर्थन दे भी देते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का जो है निर्माण किया, फिर वो एनडीए में शामिल हो गए, अगर ऐसी कुछ स्थिति इस बार देखने को मिलती है तो ये बड़ी ही परेशानी वाली बात होगी। साथ ही क्या लगता है कि जीत को लेकर जिस तरीके से आश्वस्त है कि एनडीए गठबंधन बहुमत लेकर के सरकार बना लेगा, क्या इन दोनों पर ही भरोसा करना जो है बीजेपी को फायदेमंद साबित होगा? देखिए, कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी से जब नीतीश जी की बात हुई, हम सब ने देखा, सब चैनलों ने भी दिखाया, तो बिल्कुल नीतीश जी की पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि वो एनडीए का हिस्सा थे और एनडीए का हिस्सा रहेंगे। और इसी तरह चंद्रबाबू नायडू जी की भी पार्टी का स्टैंड है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। तो वहां तो कोई संशय नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर और जो देश के अंदर जो काम हुए हैं, उन कामों के आधार पर निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के मद्देनजर ये बहुत एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं दोनों दल, जो एनडीए की सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस जातीय राजनीति के आधार पर आज जो नतीजे आए हैं, तो 2014
और 2019 में निश्चित तौर पर एक नई तरह की लहर ने जन्म लिया। वहां क्या कमी रह गई उस चीज का निश्चित तौर पर पार्टी आकलन करेगी। और जैसा हमने पहले कहा कि आने वाले अगर चुनाव में आप देखेंगे, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा राष्ट्रीय कार्यालय में अपने संबोधन में भी, कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारी सरकार और शासन से जुड़े हुए संबंधित सभी हमारे पदाधिकारी निश्चित तौर पर नई ऊर्जा के साथ मैदान में हैं, और जो कमियां हैं उन कमियों को निश्चित तौर पर दूर किया जा रहा है। और एक नई ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ फिर एक नए जुड़ाव के साथ धरातल पर नजर आएगी, और एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जिसकी आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। और आने वाले जो 5 वर्ष हैं जी। वो भारत के इतिहास में भारत की प्रगति को लेकर, भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसके अगले बढ़ने वाले कदम हैं और जो पीछे निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों के आधार पर आज पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रशंसा हो रही है। और आने वाले 5 वर्षों में निश्चित तौर पर भारत का जो हमारा जो मान सम्मान है वो पूरी दुनिया के सामने और बढ़ेगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए एक एक वायदे को पूरा करेगी। और देश की जनता भरोसा रखती है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे, जो 370 का मुद्दा था, राम जी। मंदिर का मुद्दा था, या हमारे उत्तराखंड जैसे राज्य में यूसीसी की शुरुआत हुई है, इसे जनता ने स्वीकार करा है। और अब देश की बारी है कि देश के साथ किए हुए प्रत्येक वादे को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने तीसरे टर्म की सरकार में पूरा करने जा रहे हैं। देखिए, आपने एनडीए के जीत की बधाई दे दी और साथ ही आपने अग्रिम शुभकामनाएं भी दे दी कि एनडीए इस बार फिर से सत्ता में आ रही है। खैर, वो तो अभी फिलहाल वो तो अभी कुछ देर में या फिर कुछ समय में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी याद दिला दें कि राजनीति में पलटू राम के नाम से कौन फेमस है ये ना हमें बताने की ज़रूरत है, आपको खुद मालूम होगा। ना सिर्फ आपको बल्कि राजनीतिक गलियारों में पलटू राम किसे कहा जाता है ये शायद किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या लगता है, एनडीए की बैठक होनी है, मान लीजिए कि आज साथ दे भी देते हैं और उसके कुछ समय बाद वो दोबारा से, जैसे कि इंडिया गठबंधन का उन्होंने गठबंधन का निर्माण करने के बाद वो एनडीए में शामिल हो गए, उसके बाद अगर उन्होंने दोबारा से ऐसा कुछ कर दिया तब क्या किया जाएगा फिर? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने जो निर्णय लिए वो अपने बिहार के विकास के लिए, बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, और उसके बाद अपना भारतीय जनता पार्टी के साथ आके गठबंधन में आके उन्होंने अपने निर्णय जनता के सामने सुनाए। और आज उनके दोनों निर्णय पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। एक तरफ तो वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनकर अपने बिहार के हितों को सुरक्षित रखने में कामयाब हुए हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के हितों को सुरक्षित रखने में उनकी और जो चंद्रबाबू नायडू जी की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका बनने जा रही है, इसकी आने वाले समय में देखिएगा देश प्रशंसा करेगा। और एनडीए की गवर्नमेंट पूरी कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगी और अपने किए हुए एक एक वादे को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा करेंगे। देखिए, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन का और खुद आप की बातों से जिस तरीके से नीतीश कुमार जी पर आप लोगों का विश्वास दिख रहा है, लेकिन इतिहास जिस तरीके से हमें भी मालूम है, सभी को मालूम है, कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी दिखता है कि नीतीश कुमार जी को जिस तरफ फायदा दिखता है वो उस तरफ जाते हैं। और ना सिर्फ एक बार बल्कि कई बार ऐसी बातचीत भी सामने आई है। फिलहाल ये तो भविष्य की बात है कि आखिर फिलहाल अभी समर्थन देते हैं और उसके बाद समर्थन ना मिले, ये तो फिलहाल आगे की चर्चा का विषय। हमारे साथ लगातार थपलियाल जी भी जुड़े हुए हैं। थपलियाल जी, देखा जाए तो एनडीए गठबंधन की भी बैठक है और सुबह 11:30 बजे के आसपास इस बैठक का जो है बताया जा रहा है कि ये बैठक करेंगे खुद नरेंद्र मोदी जी करेंगे, और उसके बाद इंडिया गठबंधन भी बैठक करेगा महत्वपूर्ण रूप से, और इन दोनों गठबंधनों की बैठक हो रही है। जिस तरीके से बीजेपी की ओर से वो जीत को लेकर आश्वस्त है कि वो समर्थन लेकर के नीतीश कुमार से और साथ ही चंद्रबाबू नायडू से समर्थन लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि फिलहाल अगर सरकार बनती भी है क्या आगे उलटफेर हो सकता है या फिर समर्थन अभी ही नहीं दिया जाएगा? देखो, सबसे पहली बात यह है कि ये चुनाव मोदी जी की गारंटी पे लड़ा गया जी, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो सबसे पहले अगर
कुछ होता अगर, तो मोदी जी को बोलना चाहिए था कि मैं मोरल ग्राउंड से रिजाइन देता हूं। देखो, नई संसद का चुनाव हो चुका है, तुम जी। किस कैबिनेट की बैठक बुला रहे हो? देखिए आप, और कल जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी गए तो दो ही आदमी ताली बजा रहे थे, नड्डा और अमित शाह। जी। देखिए, दो आदमी, बाकी भी वो छोकरे नाच रहे थे चंद, और वहां पे ले भाषण, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे तुम पहले नई संसद का जो चुने हुए लोगों का स्वागत करो, सम्मान करो, और अपने को चुनवाओ उन सांसदों में के बीच में, अपने को नेता, जो एक लोकतंत्र में प्रक्रिया होती है। अभी आप देखो कि जो कुछ भी देखोगे आप, 4 घंटे का सारा दुष्सपना मोदी जी का स्वाहा हो जाएगा 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। क्योंकि जब कैबिनेट में, किस कैबिनेट को बुला रहे हो तुम? और दूसरी ओर जो हमारे उत्तराखंड में 5 सांसद गए, हमें उनका कोई कमिटमेंट नहीं है जनता के प्रति। 5 के 5 सांसदों का कोई कमिटमेंट नहीं है। जो कोई मुद्दे विपक्ष हम लोग उठाते रहे, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, उसके प्रति कोई कमिटमेंट नहीं दिया, और वे बिना किसी कमिटमेंट के इस भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर दिल्ली में चुन के जा रहे हैं। हमें वो, लेकिन थपलियाल जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं, अगर भाजपा उनका जवाब दे देती तो विपक्ष के पास क्या मुद्दे बचते फिर? क्योंकि मुख्य रूप से देखा जाए तो विपक्ष अग्निवीर, उत्तराखंड में देखे तो अंकिता हत्याकांड, कुछ इन्हीं मुद्दों को लेकर के बस आगे बढ़ भी रही थी। तो हाथ है पूरा उत्तराखंड अग्निवीर के नाम पे। तुम 4 साल, मतलब आदमी को सीमाओं में भेज रहे हो, और युवा को उसको शहीद का डिग्री नहीं मिलेगा। वो 4 साल में वापस जवान बच्चा वापस आएगा, इसका जवाब नहीं देना चाहिए था बलूनी को। बलूनी ने अमित शाह के पीछे छुपकर ये चुनाव जीता। राजलक्ष्मी ने एक भी जगह चुनावी भाषण नहीं दिया। दुख होता है हमें कि किस तरह के नेता हम भेज रहे हैं, और उसका कारण है, उसका कारण ये है कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी का मूल प्रयोगशाला है, जहां से सारे प्रचारक जाते हैं। सारे प्रचारक में, मैं पहले भी इस चैनल में बता चुका हूं कि खाली उत्तरकाशी से 10,000 प्रचारक जाते हैं जो शादी उदी नहीं करते और पूरे देश में फैले रहते हैं। हमारे उत्तराखंड से मैक्सिमम लोग ये प्रचार का काम आरएसएस में करते हैं।